हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम करेंगे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर मई 2023 एग्जाम्स। अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट होगी जो कि इससे पहले किसी भी एग्जाम में एप्लीकेबल हो चुकी है तो ऐसी अमेंडमेंट्स मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, इससे मैं ऐसी अमेंडमेंट को कवर नहीं करूंगा। देखते हैं क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट्स कंपनी लॉ में भी हैं और कुछ हैं इन इकोनॉमिक लॉज भी, पर बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, ऑल्दो न्यूमरस अमेंडमेंट्स हैं। देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट 10 रूल 10 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। अब ये अमेंडमेंट किस बारे में है, सबसे पहले इसे हल्का सा देख लेते हैं। जो हम बात करते हैं डिन की, तो डिन के लिए सेक्शन नंबर 153 है, जो कि हमें कहता है कि आपको डिन के लिए अप्लाई करना होगा, आप एप्लीकेशन दोगे। सेक्शन नंबर 154 है, जिसके सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है आपको डिन। अब इन्हीं दो सेक्शंस, बल्कि सेक्शन 154 के तहत अगर हम बोलें तो रूल नंबर 10 बना हुआ है, और इस रूल 10 में एक छोटी सी अमेंडमेंट है। सबसे पहले इस अमेंडमेंट को रीड कर लेते हैं, फिर इसे करेंगे एनालाइज। रूल नंबर 10, अलॉटमेंट ऑफ डेन। ये सब रूल नंबर 1 है, जिसमें ये एक नया प्रोवाइजो ऐड हुआ है, तो सब रूल नंबर 1 से बढ़ते हैं। ऑन द सबमिशन ऑफ द फॉर्म DIR3 ऑन द पोर्टल इन पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ फीस थ्रू ऑनलाइन मोड, एन एप्लीकेशन नंबर शेल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली। अब ये सब रूल नंबर 1 किस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है? सेक्शन 153 के तहत आप सपोज चाहते हो किसी कंपनी में डायरेक्टर बनो, तो आपके पास डिन होना चाहिए, और डिन जब आप अप्लाई करोगे तो इसलिए फॉर्म फाइल करोगे DIR3। अब DIR3 आपने फाइल कर दिया, आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। ये प्रोवाइजो लाया गया अमेंडमेंट करके, पढ़ते हैं इस प्रोवाइजो को। Provided that no application number shall be generated in case of the person applying for DIN is a national of a country which shares land border with India, unless necessary security clearance from the Ministry of Home Affairs, Government of India has been attached along with application for DIN। चलिए, सबसे पहले तो देखते हैं कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो शेयर करते हैं इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है। सो जो भी ये कंट्रीज के रहने वाले लोग हैं, दैट मीन सिटीजन हैं। यहाँ वर्ड तो यूज हुआ है नेशनल, बट नेशनल का मतलब क्या आया? सिटीजन। तो जो भी इन कंट्रीज के सिटीजन हैं, अगर वो हमारे इंडिया में किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहेंगे तो उनके पास डिन होना चाहिए। और डिन लेने के लिए अब उन्हें एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे सिक्योरिटी क्लियरेंस। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस का क्या बेसिस होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या नहीं देगी, वो हमें कहीं नहीं बताया गया। सो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी अगर ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन है तो इसे सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दो, और सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ही ऐसा व्यक्ति ले पाएगा डिन। किन व्यक्तियों के लिए एप्लीकेबल हुई ये बात? जो भी नेशनल है किसी ऐसे कंट्री के जो कंट्री इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अब आई बात, सपोज आप नेपाल के ही रहने वाले व्यक्ति हो, नेपाल के ही सिटीजन हो, लेकिन आपने ये सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं ली और DIR3 फॉर्म फिल कर दिया। अब DIR3 फॉर्म तो फिल हो गया, पर आपको डिन नहीं मिल पाएगा क्योंकि एप्लीकेशन नंबर ही नहीं जनरेट होगा। तो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या हुई? सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए। सिक्योरिटी क्लियरेंस कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी काम करती है तो डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज के थ्रू करती है। यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री का रोल होगा? तो रोल होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। तो वर्ड्स लिखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। बट बेटर है अगर आप एग्जाम में लिखें तो सेम वर्ड्स लिखे जो कि यहाँ रूल 10 में दिए गए हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए जी, कंक्लूड करें। DIR3 फॉर्म फाइल करते थे जैसे पहले वैसे अभी फाइल होगा, पर साथ में एक सिक्योरिटी क्लियरेंस भी अटैच करनी होगी। ये अटैच कौन व्यक्ति करेगा? वो व्यक्ति जो कि नेशनल है, दैट मीन सिटीजन है किसी ऐसे कंट्री का जो कंट्री शेयर करता है लैंड बॉर्डर विद इंडिया। अगर नहीं किया गया, सिक्योरिटी क्लियरेंस साथ में नहीं दी गई, तो एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होगा। चलिए, ये हो गई है हमारी पहली अमेंडमेंट। अब इसी से मिलती जुलती एक अमेंडमेंट हम करने जा रहे हैं इन रूल नंबर 8। अब रूल नंबर 8 किस वजह से पढ़ते थे, तो सबसे पहले उसको ध्यान करें। हम पढ़ते थे सेक्शन नंबर 152, इसमें होता था सब सेक्शन नंबर 5, जो कहता था कि दो फॉर्म फाइल करने की बात आती थी। एक आता था DIR2, एक आता था DIR12। DIR2 कौन फाइल करता था? जो भी व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता था वो कंपनी के पास फाइल करता था ये फॉर्म DIR2, किस समय? ऑन और बिफोर अपॉइंटमेंट। और DIR12 कौन फाइल करता था? ये फाइल करती थी विद द कंपनी रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। ये बातें हमें दी गई हैं यहाँ पर इस रूल नंबर 8 में।
अब रूल नंबर 8 में भी एक नया प्रोवाइजो ऐड हुआ, पढ़ते हैं इसे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस द पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट इज नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया, नेसेसरी सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेल ऑल्सो बी अटैच्ड अलॉन्ग विद द कंसेंट। तो जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा था रूल नंबर 10 में, सेम कंसेप्ट यहाँ आ गया कि कोई व्यक्ति है जो कि सिटीजन है ऐसे कंट्री का जो कंट्री का लैंड बॉर्डर शेयर होता है विद इंडिया, तब सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। बस रूल नंबर 8 में अमेंडमेंट करके हमने क्या कहा, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस आपको मिलेगी वो सिक्योरिटी क्लियरेंस को आप उस फॉर्म के साथ भी अटैच कर देना जो कि फाइल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात पे देखिएगा, वर्ड्स हमारे पास क्या लिखे हैं कि आपको ये सिक्योरिटी क्लियरेंस को अटैच करना होगा अलॉन्ग विद द कंसेंट। एक बात तो नहीं क्लियर हो रही इस प्रोवाइजो को पढ़कर कि कौन सी कंसेंट की बात हो रही है। जो DIR 2 में फाइल कर रहा है ये व्यक्ति कंपनी के पास, या जो DIR 12 में फाइल कर रही है कंपनी रजिस्ट्रार के पास। अब ये डाउट कैसे क्लियर होगा, अगर आप DIR 2 और DIR 12 फॉर्म को देखेंगे तो इन दोनों फॉर्म्स को अमेंड किया गया और इन दोनों फॉर्म्स में सिक्योरिटी क्लियरेंस का कंसेप्ट आ गया। तो अगर हम इन दोनों फॉर्म्स को पढ़ते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कौन सी कंसेंट की बात हो रही है। DIR 2 के तहत जो कंसेंट फाइल हो रही है उस कंसेंट की बात भी हो रही है, और DIR 12 के तहत जो कंसेंट फाइल हो रही है उसके लिए भी ये बात हो रही है। इसका मतलब सिक्योरिटी क्लियरेंस अटैच की जाएगी DIR 2 फॉर्म के साथ भी और DIR 12 फॉर्म के साथ भी, दोनों फॉर्म्स के साथ में। चलिए ये अमेंडमेंट भी हो गई, आ जाते हैं इससे अगली अमेंडमेंट पर। अगली अमेंडमेंट है इन रूल नंबर 6, रूल 6 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। तो सबसे पहले देखेंगे रूल 6 किसके तहत पढ़ा जाता है। हम इसे पढ़ते हैं अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर 150, जिससे बात आती है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होगा डेटा बैंक, उसमें आपको अपना नाम लिखवाना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाओ तो अपना नाम इंक्लूड कराते हो इन द डेटा बैंक, और उसके बाद आपको 2 साल का समय मिलता है कि आपको एक टेस्ट भी पास करना होता है, जिस टेस्ट को हम बोलते थे ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। अब इसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल में प्रोविजंस हैं, अमेंडमेंट क्या है पहले हम ये देखेंगे। रूल नंबर 6 में एक नया सब रूल ऐड हो गया, दैट इज सब रूल नंबर 5। अब सब रूल नंबर 5 को पढ़ लेते हैं, फिर इसे पुरानी पढ़ी हुई चीजों से रिलेट कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। एनी इंडिविजुअल हुज नेम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा बैंक अंडर सब रूल 4 may apply for restoration of his name on payment of rupees 1000, and the institute shall allow such restoration subject to the following conditions, namely his name shall be shown in a separate restored category for a period of 1 year from the date of restoration, within which he shall be required to pass the online proficiency self-assessment test, and thereafter his name shall be included in the data bank only if he passes the said online proficiency self-assessment test, and in such case the fees paid by him at the time of initial registration shall continue to be valid for the period for which the same was initially paid. And second, in case he fails to pass the online proficiency self-assessment test within 1 year from the date of restoration, his name shall be removed from the data bank and he shall be required to apply afresh under sub rule 1 for inclusion of his name in the data bank. अब सब रूल 5 को समझने के लिए एक काम करते हैं, सब रूल नंबर 4 के शुरू के कुछ वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। जिसका भी नाम, सब रूल नंबर 4 कहता है जिस भी इंडिविजुअल का नाम इंक्लूड किया जाता है इन द डेटा बैंक, उसके लिए जरूरी होता है कि वो पास करे ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। कितने समय के अंदर अंदर? 2 साल के अंदर अंदर। 2 साल कहाँ से देखे जाएंगे? तो 2 साल देखे जाएंगे जब उसका नाम इंक्लूड हुआ था इन द डेटा बैंक, और अगर उसने 2 साल में ये पास नहीं किया तो क्या होगा? उसका नाम रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेटा बैंक। अब देखें, जब तक ये सब रूल नंबर 4 तो था लेकिन सब रूल नंबर 5 नहीं था, तो क्या बात थी? आपने अपना नाम सपोज इंक्लूड करवा लिया इन द डेटा बैंक, 2 साल बीत गए पर आपने ये पास नहीं किया है ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो क्या होता था? आपका नाम रिमूव हो जाता था। ये बात लिखी हुई थी इस सब रूल नंबर 4 में कि आपका नाम रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द डेटा बैंक। अब अमेंडमेंट करके एक सब रूल नंबर 5 लाया गया जिसमें कहा गया कि सपोज 2 साल के अंदर अंदर आपने ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास नहीं किया तो क्या हुआ होगा? आपका नाम तो रिमूव हो गया होगा, पर जो आपका नाम रिमूव हुआ है आप उसे वापस से लिखवा सकते हो 1 साल के लिए तो, और इस 1 साल के लिए आप अपना नाम वापस से डेटा बैंक में लिखवा रहे हो ऑल्दो आपने ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास नहीं किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो हम क्या कह सकते हैं? सपोज आपने अपना नाम इंक्लूड करवाया इन द डेटा बैंक,
आपको 2 साल का समय तो मिल ही गया कि आप पास करो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। आपने नहीं पास किया, बिना पास किए भी अगले 1 साल के लिए आपका नाम अभी भी लिखा जाता रहेगा इन द डेटा बैंक। बस इस 1 ईयर के लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक फीस पे करनी होगी ₹1000 की, और आप कहोगे मुझे एक तरीके से 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाए जिससे कि मैं इस 1 साल के अंदर अंदर पास कर लूंगा ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। तो इस 1 साल के लिए आपका नाम लिखा गया है डेटा बैंक में। बस जब डेटा बैंक में लिखा गया है तो एक अलग कैटेगरी में लिखा गया है, उसे हमने कहा अलग कैटेगरी, तो सेपरेट रीस्टोर्ड कैटेगरी, जिससे कि जो भी कंपनी देख रही होगी डेटा बैंक, उसे पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा एप्लीकेंट है जिसने अभी तक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास नहीं किया और उसके 2 साल खत्म हो चुके हैं, तो वो एक्सटेंशन वाले इस 1 साल के पीरियड में है। कंपनीज को ये कैसे पता चल पाएगा, क्योंकि इस 1 साल के दौरान जो ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा होगा वो कहां लिखा होगा, इस सेपरेट रीस्टोर्ड कैटेगरी में लिखा गया होगा। अब अगली बात, इस 1 साल के दौरान आपको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास कर लेना चाहिए। अगर आपने पास कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम इंक्लूडेड ही रहेगा इन द डेटा बैंक। पर अगर 1 साल के अंदर अंदर, इस 1 साल के अंदर अंदर आपने नहीं पास किया ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो आपका नाम हटा दिया जाएगा फ्रॉम द डेटा बैंक। अब दोबारा से पढ़ लेते हैं, अब दोबारा से पढ़ते हैं तो ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। आपका नाम रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द डेटा बैंक, कौन से सब रूल के तहत, सब रूल नंबर 4 के तहत। किस वजह से, क्योंकि आपने इस 2 साल के पीरियड के अंदर अंदर नहीं पास किया होगा ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। अब आपके पास ऑप्शन आ गई, इसे मैं कहूंगा ये आपकी ऑप्शन है कि आप 1 साल के लिए अपना नाम अभी भी इंक्लूड करवा सकते हो इन द डेटा बैंक इस सेपरेट रीस्टोर्ड कैटेगरी में। उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। तो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, इसमें से हम कह सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ गई कि आप एप्लीकेशन दो, 1000 रुपीज की फीस दो और अपना नाम रिस्टोर करवा लो। रिस्टोर करवाओगे तो कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। नाउ जिस दिन आपका नाम रिस्टोर हुआ, अब आपको 1 साल का पीरियड और मिल गया। इस 1 साल के अंदर अंदर आप पास कर लो ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो आपका नाम इंक्लूडेड रहेगा इन द डेटा बैंक। अगर आपने ऐसा नहीं किया, फेल्स टू पास, तो आपका नाम रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द डेटा बैंक। चलिए, आई बिलीव ये सब रूल नंबर 5 क्लियर हो गया होगा ना। आ जाते हैं अब इससे आगे अगली अमेंडमेंट पर। यहाँ पर कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट्स खत्म हो गई। अब एफसीआरए में कई सारी छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं तो वो छोटी छोटी इन द सेंस उन्हें पढ़ने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई हैं। जो भी एफसीआरए के अमेंडमेंट्स हम पढ़ेंगे उनमें आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा अमेंडमेंट करके रिलैक्सेशंस दी गई हैं। रिलैक्सेशंस इन द सेंस आपको लिमिट्स ज़्यादा अच्छी कर दी गई हैं। कहीं पर सपोज 1 लाख रुपए की लिमिट थी तो उसे बढ़ा के 10 लाख रुपीस कर दिया गया है। कहीं पर टाइम पीरियड था 15 डेज, उसे 45 डेज कर दिया गया है। तो कई जगह ऐसे छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं जिससे आपको कुछ फायदे मिल जाएंगे ना। अब देखते हैं अमेंडमेंट हुई है रूल 6 में। रूल 6 किसके तहत पढ़ा जाता है, सेक्शन नंबर 4 के तहत। और जब भी हम सेक्शन नंबर 4 पढ़ते हैं तो हम साथ में सेक्शन नंबर 3 को जरूर ध्यान में रखते हैं, क्योंकि सेक्शन नंबर 4 क्या चीज कहता है, ये कहता है जो जो सेक्शन 3 में लिखे गए लोग थे जिनके लिए बोला गया था कि आप सेक्शन 3 वाले लोग नहीं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करोगे, आप सेक्शन 3 वाले लोग भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर पाओगे अगर आप सेक्शन नंबर 4 में कवर हो गए। ये हमारा पहले पढ़ा हुआ सेक्शन है। सेक्शन 4 में ये रूल 6 है, जो रूल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रूल 6 कब अप्लाई होता है, अगर हम उस बात को देखें, सपोज आप कोई व्यक्ति हो, इंडिया में रहने वाले व्यक्ति हो, कोई फॉरेन सोर्स है और वो फॉरेन सोर्स आपका रिलेटिव है और वो सपोज आपको कुछ अमाउंट दे रहा है। अब आप अगर वो अमाउंट लेते हो तो इसके लिए हम कहते हैं आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है अगर वो विद इन द लिमिट हो। अब वो लिमिट क्या होती थी, वो लिमिट होती थी ₹1 लाख की। लेकिन अगर 1 लाख रुपीज से ऊपर का फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप रिसीव करते थे तो आपको इसकी इंटीमेशन देनी होती थी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर FC1। कितना समय मिलता था, 30 डेज का समय मिलता था। अब रिलैक्सेशंस क्या हुई, 30 डेज में जो आपको इंटीमेशन देनी होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो समय बढ़ाकर कर दिया गया 3 मंथ्स। और आपको इंटीमेशन कब देनी होती थी, जब आपको मिलते थे 1 लाख रुपीज से कुछ भी ज्यादा। अब ये 1 लाख के अमाउंट को भी इंक्रीज करके कर दिया गया ₹10 लाख। इसका मतलब अप टू ₹10 लाख आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेशन नहीं देनी, फॉर्म FC1 फाइल नहीं करना। पर अगर 10 लाख रुपीज से ज्यादा मिलते हैं तो इंटीमेशन देनी है, और इंटीमेशन देने के लिए समय कितना मिलेगा, आपको समय मिलेगा अब 3 मंथ्स। चलिए जी पढ़ लेते हैं इसे। एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख
or equivalent thereto in a financial year from any of his relatives shall inform the central government regarding the details of the foreign contribution received by him in electronic form in form FC1 within 3 months from the date of receipt of such contribution। तो सिंपल सी बात, रूल 6 हमें क्या कहता था, इंटीमेशन देनी है। इंटीमेशन किसे दी जाएगी, सीजी को दी जाएगी। कौन व्यक्ति देगा, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो इंडिया में रहता है, जिसे किसी अपने फॉरेन सोर्स वाले रिलेटिव से मिला है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कितना, ₹10 लाख से ज्यादा। अब अमेंडेड लिमिट हो गई ₹10 लाख से ज्यादा, पहले थी ₹1 लाख से ज्यादा। कितना समय हो गया, 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन देनी है। पहले इंटीमेशन देनी होती है 30 डेज में। चलिए, ये एक अमेंडमेंट हो गई रूल 6 की। आ जाते हैं इसके आगे। अमेंडमेंट है रूल 9 में। रूल 9 पढ़ा जाता है सेक्शन नंबर 12 के साथ, और सेक्शन नंबर 12 पढ़ने के लिए जरूर याद होना चाहिए सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 में हम पढ़ते थे ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कोई खास प्रोग्राम है। वो खास प्रोग्राम हो सकता था, कोई कल्चरल हो सकता था, हो सकता है सोशल हो सकता है रिलीजियस हो सकता है इकोनॉमिक हो सकता है एजुकेशनल हो। तो अगर आपका ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता था तो आपके लिए जरूरी होता था पर्सन कि आपको या तो लेना होगा एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो तो आपको लेनी होती थी प्रायर परमिशन। प्रायर परमिशन किसकी, प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेते थे तो ये भी किससे लेते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो मैंने आपको सेक्शन 11 हल्का सा याद दिला दिया। सेक्शन 12 हमें बताता था कि आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे भी सकती है, मना भी कर सकती है, कई सारी बातें थी। डिटेल सेक्शन 12 में। नाउ इस सेक्शन 12 के तहत ही हम पढ़ते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 काफी लंबा रूल है, पर इसमें अमेंडमेंट बहुत छोटी सी सिंपल सी है। वो अमेंडमेंट कहां पर है ये देखते हैं। अगर मैं कहूं आप रूल नंबर 9 पढ़ रहे हैं तो उसके अलावा भी एक आध चीज याद दिला देता हूं। जो भी व्यक्ति सेक्शन नंबर 11 में कवर होता है वो सेक्शन नंबर 12 के तहत या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर लेता है प्रायर परमिशन। अब जब भी ऐसा व्यक्ति कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है तो किस अकाउंट में रिसीव करता है, FCRA अकाउंट में रिसीव करता है। जो FCRA अकाउंट खोला जाता है इन SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में। ऐसा व्यक्ति ये भी कर सकता है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज करने के लिए एक या एक से ज्यादा अदर बैंक अकाउंट्स भी खोल सकता है। अब इसी के बारे में अमेंडमेंट है। ये जो मेरे पास है क्लॉज नंबर ई, इसे पढ़ते हैं। द पर्सन मे ओपन वन और मोर अकाउंट्स इन वन और मोर बैंक्स फॉर द पर्पज ऑफ यूटिलाइजिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर इट हैज बीन रिसीव्ड, and in all such cases intimation in electronic form in form FC 6D shall be furnished to the Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi within 45 डेज। पहले टाइम पीरियड होता था 15 डेज। 45 डेज कहां से दिखे जाएंगे, ऑफ द ओपनिंग ऑफ एनी अकाउंट। तो सिंपल सी बात, रिलैक्सेशन क्या दी गई, आपके लिए टाइम लिमिट बढ़ा दी गई। जो पहले आपको इंटीमेशन देने के लिए ओनली मिलते थे 15 डेज, अब वो 15 डेज की बात एप्लीकेबल नहीं रही, 45 डेज की बात एप्लीकेबल हो गई। अब सोचें ये जो क्लॉज नंबर ई है इसमें क्या ऐसी बात लिखी है, ये कौन सा व्यक्ति है, कौन से व्यक्ति का मतलब कि इस व्यक्ति को मिला हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या क्लॉज ई में, या फिर इसने ली हुई है प्रायर परमिशन, क्या ऐसी कोई बात लिखी है। तो क्लॉज नंबर ई को आप पढ़ेंगे तो ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं दिखती। पर क्लॉज ई आप देखें किसका हिस्सा है, इस सब रूल नंबर 1 का हिस्सा है। सब रूल नंबर 1 में जब आप देखेंगे तो ये सब रूल नंबर 1 किसके लिए है, ये सब रूल नंबर 1 उस व्यक्ति के लिए है जो भी एप्लीकेशन दे रहा होता है फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसे कई सारी बातों को फॉलो करना होता है जो इस सब रूल नंबर 1 के आगे के क्लॉजेस में लिखी गई हैं। तो एक सिंपल सी बात जो अभी अभी हमने पढ़ा है, ये क्लॉज नंबर ई पढ़ा है, ये किसका हिस्सा है, सब रूल नंबर 1 का हिस्सा है। और सब रूल नंबर 1 को पढ़ के मैं मालूम चल गया ये किसके लिए एप्लीकेबल है, उस व्यक्ति के लिए जिसको भी मिला हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो व्यक्ति जब भी ओपन करेगा वन और मोर बैंक अकाउंट्स फॉर यूटिलाइजिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, तो ऐसे व्यक्ति को इंटीमेशन देनी होगी 45 डेज में जब भी कभी कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव होगा। चलिए नाउ अब सोचिएगा एक बात, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे प्रायर परमिशन मिली है, क्या वो इस क्लॉज ई में कवर हुआ, वो क्लॉज ई में कवर नहीं हुआ, क्योंकि क्लॉज ई किसका हिस्सा है, मैंने अभी आपको बताया क्लॉज ई हिस्सा है इस सब रूल नंबर 1 का। और सब रूल नंबर 1 केवल किसे कवर कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जिसे मिला है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब लॉजिकली सोचिए जिस व्यक्ति ने प्रायर परमिशन ली है वो भी तो पॉसिबल है कि एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खोल ले फॉर यूटिलाइजिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो उसे भी तो इंटीमेशन देनी होगी विद इन 45 डेज। ये बात इस क्लॉज ई में नहीं लिखी तो आगे हमें लिखी मिल जाती है। हम आ जाते हैं 45 डेज की बात पढ़ने के लिए।
यस, इस सब रूल नंबर 2 के क्लॉज नंबर ई में आपको बिल्कुल सिमिलर लैंग्वेज मिलेगी, बस यहाँ पर वर्ड्स मिल जाएंगे। पर्सन सीकिंग प्रायर परमिशन under this rule may open one or more bank accounts in one or more banks for the purpose of utilizing the foreign contribution after it has been received, and in all such cases intimation in electronic form in form FC 6D shall be furnished to the secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi within 45 days। पहले पीरियड होता था 15 days of the opening of any account। अब एक सिंपल सी अगर हम बात करें, हम कहें तो एक काम करते हैं, जो सब रूल नंबर 1 का क्लॉज नंबर ई था और जो सब रूल नंबर 2 का क्लॉज नंबर ई है, दोनों बिल्कुल सेम बात ही तो कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं कि आपको यहां तो मिला होगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसके तहत, या मिली होगी प्रायर परमिशन इस 2 के तहत। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करोगे जो कि किसी दूसरे बैंक में आप रिसीव कर रहे हो, रिसीव क्या कर रहे हो, लेकर आ रहे हो, मैं रिसीव नहीं कहूंगा, आपने यूटिलाइज करने के लिए 1 और मोर बैंक अकाउंट्स खोले हैं, तो आपको 45 डेज में देनी होगी इंटीमेशन। पहले पीरियड होता था 15 डेज। तो अमेंडमेंट हुई 2 जगह है, पर देखा जाए अमेंडमेंट तो एक ही है, 15 डेज के पीरियड को बढ़ा के कर दिया गया है 45 डेज। चलिए, आई बिलीव ये अमेंडमेंट भी क्लियर हो गई होगी। आ जाते हैं अब इसके आगे, अमेंडमेंट इन रूल 13। तो ये रूल 13 किस सेक्शन के तहत हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्शन 18 के तहत। वैसे सेक्शन 18 के तहत 2 रूल्स पढ़े जाते हैं, एक पढ़ा जाता है रूल नंबर 17 जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, और एक पढ़ा जाता है ये रूल नंबर 13। अब रूल नंबर 13 जब तक अमेंडमेंट नहीं हुई थी, तो आप देखेंगे इस रूल नंबर 13 में मेरे पास 2 क्लॉजेज थे, एक था ए और एक ये था बी। अब बी जो है ओमिट हो गया, अब हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ए को भी हमने कट कर दिया, बस ए का ये नाम कट किया। हम कहेंगे अब रूल 13 में कोई क्लॉजेज नहीं रहे, यही रूल 13 है, बस इतना सा। अब रूल 13 क्या चीज कहता था, इसे एक बार देख लेते हैं। रूल 13 कहता था आपको या तो मिला है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या आपको मिली हुई है प्रायर परमिशन। इसका मतलब आप सेक्शन नंबर 11 में कवर होते थे। दैट मीन्स आपका कोई कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक या एजुकेशनल गोल था, तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते थे केवल कब, जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिले या प्रायर परमिशन मिले। और इसके लिए आपने सेक्शन नंबर 12 का कंप्लायंस किया होगा और हासिल किया होगा या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर आपको मिली हुई होगी प्रायर परमिशन। अब आपके लिए जरूरी होता था आप अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाओ, और जो आपके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं जिससे पता चले कि आपने कितना रिसीव किया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कितना आपने यूटिलाइज किया है, इसमें आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आ जाएगी, बैलेंस शीट आ जाएगी। आपको इन्हें अपलोड करना होगा वेबसाइट पर। अब ये कैसे बनाया जाएगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर के बनेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के अगले 9 महीने के अंदर अंदर आपको इन्हें अपलोड करना होगा। नाउ अपलोड कहाँ करोगे, किसी वेबसाइट पर। वो वेबसाइट कौन सी होगी, या तो ऑफिशियल वेबसाइट होगी या कोई और वेबसाइट होगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। अब इसी से रिलेटेड एक बात और भी होती थी जो काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, जो गवर्नमेंट ने अब समझा कि हम स्ट्रिक्टनेस कम कर दें। अभी जो हमने बात पढ़ी जो कि ये क्लॉज नंबर ए में लिखी होती थी, अब तो इसका नाम क्लॉज नंबर ए भी नहीं रहा। ये कितने पीरियड के थे डॉक्यूमेंट्स, ये थे पूरे फाइनेंशियल ईयर के, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आपको 9 महीने का समय मिलता था कि आप 9 महीने के अंदर अंदर ऑडिट भी करवा लो, और ऑडिट करवाने के साथ साथ इन्हें अपलोड भी कर दो ऑन द वेबसाइट। एक और स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट थी, वो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, जिस भी क्वार्टर में, ये क्वार्टरली रिक्वायरमेंट थी, जिस भी क्वार्टर में आप रिसीव करते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो आप रिसीव कर रहे हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन एनी क्वार्टर, तो आपको डिटेल्स को वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होता था विद इन 15 डेज। अब सोचते हैं, 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी। एक तो थी फाइनेंशियल ईयर जिस दिन एंड होगा, उस फाइनेंशियल ईयर एंड के अगले 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता था। ये रिक्वायरमेंट लिखी गई थी क्लॉज नंबर ए में। और क्लॉज नंबर बी में रिक्वायरमेंट क्या लिखी थी, जिस भी क्वार्टर में आप कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर लोगे, आप उसके अगले 15 डेज के अंदर अंदर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपने रिसीव किया है उसकी डिटेल को भी अपलोड करोगे ऑन द वेबसाइट। ये 2 रिक्वायरमेंट थी। अब ये बात सोची गई हम इस रिक्वायरमेंट को खत्म कर देते हैं। जब हमने इसे खत्म कर दिया तो अब हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जब खत्म हो गई है तो खाली ए लिखने का तो कोई लॉजिक नहीं है, हमने ए को कट कर दिया। पर ये रिक्वायरमेंट अभी भी रह गई कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 मंथ्स के अंदर अंदर अकाउंट अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ऑडिट करवाओ और उन्हें अपलोड करो ऑन द वेबसाइट।
क्या चीज खत्म हो गई? जो क्वार्टरली रिक्वायरमेंट थी कि किसी भी क्वार्टर में आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है तो आपको इस रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डिटेल्स को वेबसाइट पर करना होता था अपलोड विद इन 15 डेज। वेबसाइट कौन सी होती थी? या तो ऑफिशियल वेबसाइट या फिर वेबसाइट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए जी, ये रिक्वायरमेंट हो गई खत्म। आई बिलीव ये अमेंडमेंट भी सिंपल है, क्लियर हो गई होगी। चलिए जी, आते हैं अब इससे आगे। अमेंडमेंट है, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स रूल 17A में और रूल 20 में। ये अमेंडमेंट्स हमने एक अलग से टॉपिक, अमेंडमेंट्स नहीं सॉरी, ये रूल्स हमने कई सारे छोटे छोटे रूल्स पढ़े हुए थे एक अलग से टॉपिक में, जिस टॉपिक को नाम दे दिया था ये मिसलेनियस प्रोविजंस है। चलिए जी, अमेंडमेंट्स देखते हैं कहाँ पर है। रूल नंबर 17A है जो कहता है कि कई सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओगे। अब चेंजेस जैसे जो आपकी एसोसिएशन है उसके नाम में कोई चेंज है, एड्रेस में कोई चेंज है, आपने अपने ऑब्जेक्ट्स में कोई चेंज किया, जो बैंक अकाउंट है आपका या ब्रांच है जिसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपका आता है उसमें कोई चेंज हुआ, या एटसेट्रा एटसेट्रा, आपके ऑफिस बियरर्स की फंक्शनरीज में कोई चेंज है। ये चेंजेस हमें बताने होते थे पहले बिफोर अमेंडमेंट 15 डेज में, अब वो पीरियड बढ़ा के कर दिया गया 45 डेज। तो बहुत छोटी सी अमेंडमेंट हुई, बस आपको याद रखना है रूल 17A में चेंजेस इंटीमेट किए जाते हैं, वो चेंजेस इंटीमेट करने के लिए समय सीमा हो गई है 45 डेज। अब आ जाते हैं इसके आगे। रूल नंबर 20, ये रूल 20 रिवीजन का रूल है। इसके लिए हमने एक सेक्शन पढ़ा हुआ है, सेक्शन नंबर 32। सेक्शन 32 में रिवीजन की बात है कि सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पर्सन के लिए कोई ऑर्डर पास कर दिया। एग्जांपल के तौर पर आपने प्रायर परमिशन ली हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी इस प्रायर परमिशन को रिवोक कर दिया। अब आपको लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर गलत है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई करो, ठीक करो, रिवाइज करो, रिव्यू करो। तो वर्ड हम यहां पर यूज कर रहे हैं रिवीजन, मतलब तो वही है रेक्टिफिकेशन या आप कह सकते हो रिव्यू। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एक एप्लीकेशन देकर क्या कहते हो? आप कहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर आपने पास किया उसमें कोई गलती है, आप इसे दोबारा से पुनः विचार कर लीजिए और इसे रिवाइज कर दीजिए। अब इसके लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दोगे, पहले लिखी हुई थी बात एप्लीकेशन दोगे ऑन अ प्लेन पेपर। अब अमेंडमेंट करके ये वर्ड्स हटा दिए गए और हमने कहा प्लेन पेपर पे नहीं देनी होगी आपको एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन दोगे उस फॉर्म में और उस तरीके से इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे। तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फॉर्म बता दे कि ये फॉर्म नंबर होगा जिस फॉर्म में आप एप्लीकेशन दोगे फॉर रिवीजन, तो उसी फॉर्म नंबर में एप्लीकेशन दी जाएगी, ना कि प्लेन पेपर पर। ये भी छोटी सी सिंपल सी अमेंडमेंट थी। आ जाते हैं इसके आगे। अब हम अमेंडमेंट देखने जा रहे हैं आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। सेक्शन 7 है जिससे हम पढ़ते थे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आप सपोज एक फाइनेंशियल क्रेडिटर हो और आप कहते हो कि मैं चाहता हूं कि CIRP शुरू हो जाए किसी कॉर्पोरेट डेटर का। तो आप क्या करते थे? आप एप्लीकेशन देते थे टू AA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? वो है NCLT, या हम उसे बोल देते हैं वो है ट्राइब्यूनल। सो ट्राइब्यूनल या NCLT को ही बोला गया है AA, पर बेहतर है हम एग्जाम में AA लिखें। आप एप्लीकेशन देते थे फॉर इनिशिएटिंग CIRP। तो ये सेक्शन 7 काफी डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। अमेंडमेंट कहां पर है उसे देखते हैं। अमेंडमेंट ऐसे आई कि आप एप्लीकेंट सीधा इस AA के पास एप्लीकेशन लेकर नहीं जाओगे कि मैं चाहता हूं CIRP शुरू हो जाए कॉर्पोरेट डेटर का, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हो आप AA के पास जाओ, AA के पास जाने से पहले आपको इस एप्लीकेशन की एक कॉपी देनी होगी टू द कॉर्पोरेट डेटर। तो जिस कॉर्पोरेट डेटर का आप चाहते हो CIRP शुरू हो, उसी कॉर्पोरेट डेटर को एक एप्लीकेशन दो और एप्लीकेशन देकर बताओ कि मैं जाना चाह रहा हूं AA के पास तुम कॉर्पोरेट डेटर का CIRP शुरू करवाने के लिए। साथ ही साथ बोर्ड को भी आप इस एप्लीकेशन की कॉपी दो। यहाँ बोर्ड का मतलब क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है? बिल्कुल नहीं। IBC 2016 पढ़ते वक्त हम बोलते हैं बोर्ड का मतलब क्या है? IBBI। तो IBBI को आप दोगे ये कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की कॉपी कॉर्पोरेट डेटर को कैसे दी जाएगी, तो इस बात को देखते हैं। हम कहेंगे आप दोगे रजिस्टर्ड ऑफिस पर। ये तो बहुत ऑब्वियस सी लॉजिकल बात है, जो भी कॉर्पोरेट डेटर होता है उसका पक्का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है। ब्रांच ऑफिसेस कई सारे हो सकते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं ऑफिशियल पर्पस से, जब भी हमें कोई कम्युनिकेशन देनी होती है, इंटीमेशन देनी होती है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर देते हैं। लॉजिकल बात हुई। अब कैसे दोगे? रजिस्टर्ड पोस्ट से, या फिर स्पीड पोस्ट से, या बाय हैंड, या फिर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ईमेल के जरिए भी आप दे सकते हो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में कवर हो जाएगा। किस समय दोगे? ये इंपॉर्टेंट बात है, बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन विद AA। तो AA के पास एप्लीकेशन बाद में जाएगी, पहले इस एप्लीकेशन की कॉपी आप फाइनेंशियल क्रेडिटर दोगे। किसे दोगे? टू द कॉर्पोरेट डेटर भी, एंड सेकंड टू द बोर्ड भी।
ये एक छोटी सी अमेंडमेंट थी इन सेक्शन नंबर 7 जो हो गई होगी आप लोगों को क्लियर। आ जाते हैं अब इसके आगे। मैंने यहाँ पूरा का पूरा सेक्शन आपको दिया हुआ है जो हमने पढ़ा था, लेकिन आपको मैं अभी स्क्रीन पर दिखाऊं ओनली वही चीज रहा हूं जिसमें अमेंडमेंट है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 के तहत हम बात पढ़ते थे कि आरपी जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था वो मीटिंग्स ऑफ सीओसी को कंडक्ट करता था। हो सकता है फिजिकल मोड में हो सकता है ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से हो। तो सेक्शन नंबर 24 में हमारी काफी बातें पढ़ी हुई हैं। अब सेक्शन नंबर 24 के तहत एक रेगुलेशन नंबर 18 है, जिस रेगुलेशन नंबर 18 में छोटी सी चीज है जो हमारी पढ़ने वाली है। मीटिंग्स ऑफ द कमिटी, RP may convene a meeting of COC as and when he considers necessary। मैं ऐसा करता हूं, नंबरिंग दे देता हूं 1, क्योंकि मुझे कंपेयर करना होगा। तो जब मैं बोलूंगा आप इस बॉक्स को देखो, तो इस बॉक्स का मतलब क्या होगा जो मैं नंबर बोलूंगा। अगला पॉइंट, RP में कन्वीन अ मीटिंग इफ ही कंसिडर्स इट नेसेसरी ऑन अ रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ COC। इसे मैं नंबर देता हूं 2 और 2 के आगे कर देता हूं A। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। RP shall convene a meeting if the request is made by members of COC representing at least 33% of the voting rights। इसे मैं नंबर कर देता हूं 2B। When a request is received from the members of COC, the meeting or meetings of COC may be convened till the resolution plan is approved under section 31 or order for liquidation is passed under section 33 and decide on matters which do not affect the resolution plan submitted before AA। इसे नंबरिंग कर दी 3। अगला पॉइंट, RP may place a proposal received from members of COC in a meeting if he considers it necessary। इसका नंबर कर दिया 4A। अगला पॉइंट, RP shall place the proposal if the request is made by members of COC representing at least 33% of the voting rights। इसका नंबर हमने कर दिया 4B। चलिए अब लेते हैं वन बाय वन, दोबारा से पॉइंट्स को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, RP may convene a meeting of COC as and when he considers necessary। अब एक वर्ड में भी आ गया और हमें ये भी वर्ड्स लिख के मिल गए, as and when he considers necessary। हमें मालूम चल गया आरपी ये आपकी डिस्क्रिशन है। आप जब भी मीटिंग बुलाना चाहते हो सीओसी की, आप मीटिंग ऑफ सीओसी बुला सकते हो। तो सिंपली आप बाउंड नहीं हो, आपकी डिस्क्रिशन है। मे वर्ड से भी पता चला, एज एंड व्हेन ही कंसिडर्स नेसेसरी से भी पता चला। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। आरपी मे कन्वीन, इस मे से भी मालूम चला कि डिस्क्रिशन ही है। तो RP may convene a meeting if he considers it necessary, ये वर्ड से भी मालूम चल गया, if he considers it necessary on a request received from members of COC। अब सपोज COC के 2 मेंबर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की और कहा हम RP चाहते हैं कि तुम एक मीटिंग बुलाओ COC की। क्या ये 2 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर RP बाउंड है? बिल्कुल बाउंड नहीं है। लेकिन अब जब आप 2 का B पॉइंट पढ़ोगे तो इसमें वर्ड है हमारे पास, RP shall convene a meeting if the request is made by members of COC representing at least 33% of the voting rights। यहां पर क्या बात सोची गई, सोचा गया 33%, आप कह सकते हो 1/3 हो गया लगभग। जो 1/3 ऑफ द वोटिंग राइट्स होल्ड करने वाले COC के मेंबर्स हैं, उन्हें लगता है कि मीटिंग होनी चाहिए। तो क्या मीटिंग होना जरूरी है? हम कहेंगे पक्का। अब आरपी तुम मना नहीं कर सकते, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी रख दी हमने। जितने लोग एलिजिबिलिटी में बताए गए हैं, अगर उतने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे आरपी अब तुम बाउंड हो गए। इस शेल से मैं मान चल गया, अब ये आरपी तुम्हारी नहीं है डिस्क्रिशन, तुम हो गए हो बाउंड। अब 2B के साथ 2A पर वापस आए और देखिए वर्ड लिखा है मेंबर्स। क्या हमें बताया गया है कि ये मेंबर्स की कोई एलिजिबिलिटी है? डेफिनेटली नहीं, कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, मैं इंटरप्रेट करूंगा ये कितने मेंबर्स होंगे, मुझे नंबर से मतलब नहीं है। ये जितने भी मेंबर्स होंगे, एक बात पक्की है भाई, इनके पास कितने होंगे वोटिंग राइट्स? मैं कहूंगा लेस देन 33% ऑफ वोटिंग राइट्स होंगे। ये कैसे हमने कंक्लूजन निकाला? अगर इनके पास होते 33% और मोर वोटिंग राइट्स, तब ये पॉइंट नंबर 2B एप्लीकेबल हो जाता। तो जो मेंबर्स ऑफ COC हैं, उन्होंने अगर रिक्वेस्ट दी है और रिक्वेस्ट देने वाले मेंबर्स के पास कुल मिलाकर अग्रीगेट में 33% या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स हैं, तो हम बोलेंगे आरपी तुम बाउंड हो जाओगे, क्योंकि पॉइंट एप्लीकेबल होगा 2B। लेकिन जो मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनकी अग्रीगेट वोटिंग राइट्स मिलाकर देखा जाए वो 33% से कम निकलते हैं, तो हम कहेंगे पॉइंट 2B एप्लीकेबल नहीं होगा, पॉइंट 2A एप्लीकेबल होगा। अब आरपी तुम बाउंड नहीं हो। आरपी डिस्क्रिशन अपनी एक्सरसाइज करेगा और खुद सोचेगा क्या मीटिंग बुलाना जरूरी है या मीटिंग बुलाना जरूरी नहीं है। चलिए
पॉइंट नंबर 3 को पढ़ते हैं। वेयर अ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सीओसी, द मीटिंग और मीटिंग्स ऑफ सीओसी मे बी कन्वीन्ड। यहाँ पर देखा जाए तो हमें एक क्लैरिफिकेशन दी जा रही है। मीटिंग कन्वीन की जा सकती है, मीटिंग बुलाई जा सकती है, मीटिंग को होल्ड किया जा सकता है। कब तक? टिल द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31 और ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन इज पास्ड अंडर सेक्शन 33 एंड डिसाइड ऑन मैटर्स। किसी भी मैटर पर डिसाइड भी कर सकते हो, पर किस पर डिसाइड नहीं कर सकते, वो आगे लिखा, विच डू नॉट अफेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान। अब भाई कोई तो लॉजिक होगा जब ऐसी बात लिखी गई है। चलिए एक सिचुएशन को लेते हैं। हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन का नंबर सोचेगा। इस सेक्शन के तहत जो रेजोल्यूशन प्लान होता है वो एए को सबमिट कर दिया जाता है और अब एए तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या जो रेजोल्यूशन प्लान तुम्हारे पास आया है तुम उस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करोगी या फिर तुम अप्रूव नहीं करोगी, तुम रिजेक्ट करोगी। एक और चीज क्लियर है, अगर रिजेक्ट कर दिया एए ने इस रेजोल्यूशन प्लान को तो क्या होगा? हम कहेंगे अब तो लिक्विडेशन होना तय हो जाएगा अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ। चलिए नो, और अगर अप्रूव हो गया हम कहेंगे सीआईआरपी सक्सेसफुल हो गया, लिक्विडेशन नहीं होगा। ये कौन सा सेक्शन था? ये था सेक्शन नंबर 30। अब सोचेगा सेक्शन नंबर 30 के तहत रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर दिया गया है एए को और एए सोच विचार कर रही है कि क्या हम इस रेजोल्यूशन प्लान को या तो अप्रूव करें या अप्रूव ना करें तो हम इसे रिजेक्ट करें। तो एक लॉजिक कहता है जब ये सबमिट हो जाएगा रेजोल्यूशन प्लान एए के पास, अब एए ने डिसीजन लेना है रेजोल्यूशन प्लान पर। अब इस रेजोल्यूशन प्लान पर सीओसी तुम्हें कोई भी डिस्कशन नहीं करनी है, तुम्हें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब सोचें, जिस दिन सेक्शन 30 के तहत रेजोल्यूशन प्लान सबमिट हुआ है एए को, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। जरा सोचते हैं, एए के पास रेजोल्यूशन प्लान आया है किसी पर्टिकुलर डेट को और अभी मान लेते हैं 5 दिन हुए हैं, एए ने ना तो अप्रूव किया है ना ही एए ने रिजेक्ट किया है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में 2 4 5 7 दिनों में एए या तो इसे अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो क्या इन द मीन टाइम ये जो सीओसी है क्या इसकी मीटिंग हो सकती है? हमें क्लैरिफिकेशन देकर कहा गया बिल्कुल हो सकती है। रेजोल्यूशन प्लान को डिस्कस मत करना बस सीओसी की इस मीटिंग में, रेजोल्यूशन प्लान के अलावा किसी भी मुद्दे पर डिसीजन ले लेना। अब दोबारा पढ़ते हैं। कोई रिक्वेस्ट रिसीव हुई फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सीओसी और जो मीटिंग ऑफ सीओसी होनी है उसमें हमने सपोज एजेंडा क्या रखा, हमने कहा हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, हमने कहा हम डिस्कस करना चाहते हैं रेजोल्यूशन प्लान, तो ये डिस्कस नहीं होगा। पर इसके अलावा क्या कुछ भी डिस्कस हो जाएगा? हम कहेंगे पक्का किसी पर भी डिसीजन हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगी, पर वो किस पर डिस्कशन नहीं, डिसीजन नहीं होगा, वो नहीं होगा डिसीजन ऑन रेजोल्यूशन प्लान। चलिए पढ़ते हैं, द मीटिंग्स ऑफ सीओसी मे बी कन्वीन्ड टिल द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड। या तो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए, अप्रूव किस सेक्शन के तहत होता है? 31 के तहत। या ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन पास कर दे एए, किस सेक्शन के तहत एए पास करती है ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन? अंडर सेक्शन 33। एंड डिसाइड ऑन मैटर्स, किसी भी मुद्दे पर डिसीजन कर सकती है सीओसी। ये ध्यान रखिएगा, डिसाइड ऑन मैटर्स ये वर्ड्स किसके साथ जुड़े हुए हैं? मीटिंग ऑफ सीओसी के साथ जुड़े हैं। मीटिंग ऑफ सीओसी में डिसीजन हो सकता है किसी भी मुद्दे पर, बस कैसे मुद्दे पर नहीं हो सकता? ऐसे मुद्दे पर नहीं हो सकता जो रेजोल्यूशन प्लान से रिलेटेड है, रेजोल्यूशन प्लान को अफेक्ट करता है। आई बिलीव ये बात भी क्लियर हो गई होगी। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4। RP may place a proposal received from members of COC in a meeting if he considers it necessary। यहाँ पर अगेन मेंबर्स की कोई एलिजिबिलिटी नहीं लिखी गई, पर जब आप 4B पढ़ते हो इसमें लिखा है RP shall place, इसका मतलब बाउंड हो गया है RP किस बात के लिए? कि वो प्रपोजल को प्लेस करे इफ द रिक्वेस्ट इज मेड बाय मेंबर्स ऑफ सीओसी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स। अगर आप देखेंगे ये 4B बहुत ज्यादा मिलता जुलता है विद 2B और ये 4A बहुत ज्यादा मिलता जुलता है विद 2A। अब सिचुएशन को लेते हैं, मान लेते हैं आरपी के पास एक रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट दी है M1 M2 M3, इन 3 मेंबर्स ने मिलकर M1 प्लस M2 प्लस M3 और इनके पास कुल मिलाकर 20% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं और इन्होंने कहा है आरपी हम चाहते हैं कि आप एक मीटिंग ऑफ सीओसी बुलाओ। पहली बात, क्या आरपी बाउंड है या फिर आरपी की डिस्क्रिशन है? तो हम आंसर देंगे आरपी की डिस्क्रिशन है, क्योंकि आप तीनों के पास मिलाकर 33% ऑफ वोटिंग राइट्स नहीं है। सपोज आरपी ने कहा चलो ठीक है भाई मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं मीटिंग बुला रहा हूं, मेरी डिस्क्रिशन है ना, तो मैंने मीटिंग ऑफ सीओसी बुला ली। जब इससे मीटिंग ऑफ सीओसी बुलाई, अब एक सिचुएशन आती है इस M1 ने कहा मैं चाहता हूं मेरे ये 2 प्रपोजल्स रखे जाए इन द मीटिंग।
M2 ने भी कहा था मेरे ये 3 प्रपोजल्स रखे जाएं, M3 ने कहा था मेरे ये 4 प्रपोजल्स रखे जाएं इन द मीटिंग ऑफ COC। सॉरी, क्या आरपी बाउंड है कि जो COC की मीटिंग बुला रहा है उसमें सारे प्रपोजल्स रखे? अब आप पढ़ के देखिएगा, आरपी मे प्लेस, इस मे से मालूम चल गया आरपी तुम्हारी डिस्क्रिप्शन है, जो भी तुम्हें प्रपोजल मिला है किसी भी मेंबर से, चाहो तो तुम उसे रखो, चाहो तो तुम इसे मीटिंग ऑफ COC के सामने मत रखो। अब अगर आरपी को लगता है भाई ये जो 4 के 4 दिए गए प्रपोजल्स हैं इस M3 के, ये बिल्कुल बेकार हैं, इन्हें नहीं रखना चाहिए COC के सामने, तो हो सकता है आरपी क्या कहे, वो कहे मैं COC की मीटिंग तो बुला रहा हूं लेकिन इन 4 मुद्दों को नहीं रख रहा, ये 2 मुद्दे ठीक लग रहे हैं मुझे, ये प्रपोजल्स अच्छे हैं, ये 3 प्रपोजल्स भी अच्छे हैं। तो जो जो प्रपोजल आरपी को ठीक लगता है आरपी उन प्रपोजल्स को COC की मीटिंग के सामने रखता है, और जिन जो प्रपोजल्स ठीक नहीं लगते उन्हें नहीं रखता, क्योंकि आरपी की डिस्क्रिप्शन है। पर अब सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं जो आरपी को दिया है रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट देने वाले लोग हैं M4, M5, M6, M7, और इनके पास कुल मिलाकर मान लेते हैं 33% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं या इससे भी ज्यादा हैं। अब क्या आरपी बाउंड है कि वो COC की मीटिंग बुलाए? बिल्कुल बाउंड है। अगली बात, जो जो प्रपोजल दे दिए M4, M5, M6, M7 ने, क्या सारे प्रपोजल्स को प्लेस करने के लिए भी आरपी बाउंड है? हम कहेंगे बिल्कुल बाउंड है। रीजन, हम पॉइंट नंबर 4B को पढ़ते हैं, आरपी तुम बाउंड हो, तुम सारे प्रपोजल्स प्लेस करोगे। अगर रिक्वेस्ट देने वाले लोग कौन है, वो हैं ऐसे मेंबर्स जिनके पास है 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स। चलिए, आई बिलीव ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं इसके आगे, सेक्शन नंबर 39 और सेक्शन नंबर 40, ये 2 सेक्शंस के तहत हम पढ़ते थे। एक बात, ये 2 सेक्शंस कब अप्लाई होते थे? सबसे पहले तो इस बात को याद करेंगे, क्या CIRP के दौरान एप्लीकेबल होते थे? आंसर इज नो। ये तब होते थे जब लिक्विडेशन का ऑर्डर आ जाता था कि जो कॉर्पोरेट डेटर है उसे लिक्विडेट किया जाए। ऑर्डर कौन देता था? ए देती थी। कौन से सेक्शन में देती थी? सेक्शन नंबर 33 में देती थी। तो हम कहते थे जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता था, उस लिक्विडेटर का काम होता था वो क्लेम्स को वेरीफाई करेगा, कितने समय में, जो भी IBBI बताएगा। अगली बात, लिक्विडेटर, आप कह सकते हो किसी भी व्यक्ति को कि तुम जो क्लेम लेकर आए हो ये क्लेम के लिए मुझे अपना एविडेंस दो, दैट मींस प्रूव करो तुमने कॉर्पोरेट डेटर से कितना पैसा लेना है, उसका प्रूफ क्या है। ये सेक्शन 39 था, छोटा सेक्शन। फिर सेक्शन 40 में हम कहते थे जो लिक्विडेटर है वो वेरीफाई करता था क्लेम्स, हो सकता है किसी क्लेम को एडमिट करेगा, हो सकता है किसी क्लेम को रिजेक्ट करेगा, हो सकता है क्लेम को रिजेक्ट करेगा इन पार्ट, दैट मींस 10 लाख रुपए का क्लेम आया, 8 लाख रुपीस का क्लेम एडमिट किया और 2 लाख का सपोज रिजेक्ट कर दिया, तो इन होल रिजेक्ट कर सकता है या इन पार्ट रिजेक्ट कर सकता है। ये मेरी पढ़ी हुई बातें थी ना। अब वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स को लेकर रेगुलेशन नंबर 33 को देखते, रेगुलेशन नंबर 30 को देखते हैं। द लिक्विडेटर shall verify the claims submitted to him within 30 days from the last date for receipt of claims। अब सिंपल सी बात, जब लिक्विडेटर ने अपना काम शुरू किया तो उसने एक लास्ट डेट फिक्स कर दी। उसने कहा जी इस तारीख तक मेरे पास सबके क्लेम्स आ जाने चाहिए। जिस तारीख तक क्लेम्स आए हैं भाई उसके बाद कुछ समय तो लिक्विडेटर को मिलना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। तुमने एक रीजनेबल टाइम दे दिया 30 डेज। हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे रीजनेबल टाइम जैसे वर्ड्स, क्योंकि यहाँ 30 डेज स्पेसिफाइड है। तो विद इन 30 डेज उसका काम होगा कि लिक्विडेटर तुम वेरीफाई कर लो इन सारे क्लेम्स को। जब तुम वेरीफाई करोगे उसके बाद तुम या तो डिसीजन दोगे कि मैंने एडमिट किया, या तुम डिसीजन दोगे मैंने रिजेक्ट किया। और जब रिजेक्ट किया पॉसिबल है इन होल किया या पॉसिबल है तुमने रिजेक्ट किया इन पार्ट। एक सिंपल सी बात, हमें क्या काम की मिली? 30 डेज का टाइम पीरियड लिखा मिला, ये सबसे काम की बात है। आगे बढ़ते हैं। द लिक्विडेटर शेल ऑल्सो वेरीफाई। अब ये वर्ड ऑल्सो किसी वजह से यहां लिखा गया है। द क्लेम्स कलेक्टेड ड्यूरिंग CIRP बट नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस। यहीं पर रुक जाते हैं। मान लेते हैं आपको एक बात बोली गई, कोई कॉर्पोरेट डेटर है और आज उसका लिक्विडेशन हो रहा है। वही एक बात है, पहले इसका CIRP शुरू हुआ होगा, पर CIRP के तहत कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ होगा, तभी तो लिक्विडेशन शुरू हुआ। ये तो ऑब्वियस सी बात है। जब CIRP होता है तब भी तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है उसका काम होता है कि वो क्लेम्स मंगवाता है। अब सोचते हैं, मान लेते हैं कोई एक मिस्टर ए थे जिन्होंने CIRP के दौरान अपने क्लेम सबमिट किया था। क्लेम किसके सामने सबमिट किया था? आरपी के सामने सबमिट किया था, और उन्होंने कहा था कि इस कॉर्पोरेट डेटर से मैंने सपोज रिकवर करना है ₹25 लाख का अमाउंट। अब CIRP सक्सेसफुल नहीं हुआ, लिक्विडेशन शुरू हो गया। एक बात तो भाई ऑब्वियस है, अगर
मिस्टर ए, तुमने ₹25 लाख लेने थे इस कॉर्पोरेट डेटर से, तुमने अपना क्लेम सबमिट भी किया था ड्यूरिंग सीईआरपी, तो लिक्विडेशन के दौरान भी तो मिस्टर ए, लॉजिकल सी बात है, अपना ये ₹25 लाख का क्लेम सबमिट करेंगे। मैं कहूँगा लॉजिकल है, पर मान लेते हैं भाई मिस्टर ए से लापरवाही हुई। लिक्विडेशन करने वाला जो व्यक्ति लिक्विडेटर है उसने क्लेम्स मंगवाए, पर मिस्टर ए ने लापरवाही की, उन्होंने इस 25 लाख के क्लेम को सबमिट ही नहीं किया। अब सोचें, क्या लिक्विडेटर को मिस्टर ए के इस क्लेम को, जो 25 लाख का क्लेम है, क्या इसे भी कंसिडर करना चाहिए, क्या इसे भी वेरीफाई करना चाहिए? ऑल्दो मिस्टर ए ने तो सबमिट ही नहीं किया। अब इन वर्ड्स को पढ़िए तो बिल्कुल करना चाहिए। द लिक्विडेटर शेल ऑल्सो वेरीफाई। लिक्विडेटर तुम वेरीफाई इनको भी करना, किनको? उन क्लेम्स को जो कलेक्ट किए गए थे ड्यूरिंग सीईआरपी लेकिन सबमिट नहीं किए गए ड्यूरिंग लिक्विडेशन। दैट मींस यहां पर हम एक बात अज्यूम कर रहे हैं, ऐसी व्यक्ति मिस्टर ए से लापरवाही हुई, उन्होंने लिक्विडेशन के समय नहीं सबमिट किया अपना क्लेम, तो भी कोई बात नहीं, उन्होंने अपना क्लेम जो सीईआरपी के सामने सबमिट किया था वो भी तो सबमिटेड क्लेम है, उसे भी वेरीफाई किया जाना चाहिए। अब कितने समय में? हम कहेंगे नई बात लिखने की क्यों जरूरत है, इस पॉइंट को मैं 1 बोल देता हूँ, इसे 2 बोल देता हूँ। जो हमने टाइम लिमिट 1 में लिखी थी सेम टाइम लिमिट यहाँ लिखते हैं, विद इन 30 डेज। 30 डेज कहाँ से देखे जाएंगे? हम कहेंगे भाई ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ क्लेम्स ड्यूरिंग लिक्विडेशन। लिक्विडेटर, तुम लिक्विडेशन कर रहे थे तो तुमने एक लास्ट डेट रखी थी, उस लास्ट डेट तक मिस्टर ए ने सबमिट नहीं किया अपना क्लेम, पर मिस्टर ए ने सीआईआरपी के दौरान सबमिट किया हुआ था, तो मिस्टर ए के क्लेम को भी तुम वेरीफाई करना लिक्विडेटर 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहां से देखना? जो लिक्विडेटर तुमने लास्ट डेट दी थी फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स। चलिए, so within 30 days from the last date for receipt of claims during liquidation process and may either admit or reject the claim in whole or in part। ऑब्वियस सी बात है, जब वेरीफाई करोगे तो दो में से एक काम करोगे, या तो एडमिट करोगे या रिजेक्ट करोगे। रिजेक्ट करोगे तो भी दो में से एक काम होगा, रिजेक्ट या तो इन होल होगा या इन पार्ट होगा। आई बिलीव ये भी सिंपल सी अमेंडमेंट है, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आ जाते हैं अब इसके बाद सेक्शन नंबर 59 हम पढ़ते थे, जिसे हम बात पढ़ते थे वॉलंटरी लिक्विडेशन। सपोज आप एक कॉर्पोरेट पर्सन हो और आप कहते हो जी हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, पर हम चाहते हैं हमारा लिक्विडेशन हो जाए, तो सीआईआरपी की बात ही नहीं आ रही, हम तो चाहते हैं सीधा हमारा लिक्विडेशन हो, तो सेक्शन 59 में आते थे। अब सेक्शन 59 के तहत एक रेगुलेशन नंबर 5 है जिसे हमने पढ़ना है। इस सेक्शन नंबर 59 की पहले पढ़ी हुई चीजों में कोई भी चेंज, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, बस हमें ये कुछ पॉइंट्स को पढ़ना है। अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर जो दिए गए हैं रेगुलेशन नंबर 5। नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसे बोलता हूं 3, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये पॉइंट 3 हो गया, दिस इज पॉइंट नंबर 4। कॉर्पोरेट पर्सन शेल अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज लिक्विडेटर। हम कहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब भी कभी वॉलंटरी लिक्विडेशन होता है तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, और वो कौन करता है? वो कॉर्पोरेट पर्सन ही करता है। और ये कॉर्पोरेट पर्सन कैसे करता है? तो ये हमारी पढ़ी हुई बात है, जो मेंबर्स हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करके कहते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन शुरू हो, और वॉलंटरी लिक्विडेशन शुरू होता है, उसी रेजोल्यूशन से वो अपॉइंट कर देते हैं किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एज लिक्विडेटर। ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बनाया जाएगा एज लिक्विडेटर। कौन सा रेजोल्यूशन इसके लिए चाहिए होता है? ये भी हमारी पढ़ी हुई बात है। आमतौर पर एसआर पर 2 सिचुएशंस होती थी जिसमें ओआर से ही काम चल जाता था। अब ये बात हमारी सेक्शन 59 में पहले ही पढ़ी हुई है, अगर आप देखेंगे आपको यहां कहीं मिल जाएगा। यस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा इन 2 केसेस में, पर अगर इन 2 केसेस में आपका केस कवर नहीं होता तो एसआर चाहिए होगा। किस बात के लिए? कि वॉलंटरी लिक्विडेशन भी हो और दूसरी बात इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लिक्विडेटर बनाया जाए। तो अभी जो हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा है ये तो कोई नया पॉइंट नहीं है, ये तो सेक्शन 59 में लिखी हुई बात है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट 2। Wherever required, the corporate person may replace the liquidator by appointing another insolvency professional as liquidator by passing a special resolution। अब एक बात याद करने की आ गई भाई, ये तो मुमकिन है कि लिक्विडेटर जब पहली बार अपॉइंट किया जाए तो ओआर से हो जाए। कब? अगर आपका केस 2 केसेस में फॉल किया था, 2 केसेस में मैंने आपको दिखाए थे, जो स्पेसिफाइड पीरियड था इन द आर्टिकल्स वो खत्म हो गया हो, या जिस स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बनाया गया था कॉर्पोरेट पर्सन को वो पर्पस अचीव हो गया हो, तब तो ओआर से काम चलता था, पर अदरवाइज एसआर से चलता था। इसका मतलब जब भी अपॉइंटमेंट होती थी तो अपॉइंटमेंट के लिए पॉसिबल था कि ओआर से अपॉइंटमेंट हो या पॉसिबल था एसआर से अपॉइंटमेंट हो, पर रिप्लेसमेंट के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। रिप्लेस करने के लिए कभी भी ओआर वाली बात नहीं आएगी। रिप्लेस जब भी होगा तो कैसे होगा? बाय पासिंग एसआर। इसका मतलब पुराने लिक्विडेटर को हटाया जाए, नया लिक्विडेटर लाया जाए, नया लिक्विडेटर लाने के लिए पास करोगे आप एसआर।
The special resolution shall contain the terms and conditions of appointment of the liquidator including the remuneration payable. हमने कहा भाई कल को जाके कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए कि कितनी रेमुनरेशन मिलेगी इस नए लिक्विडेटर को, जो नया लिक्विडेटर आ रहा है इन प्लेस ऑफ द प्रीवियस लिक्विडेटर। इससे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होनी चाहिए इन द स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग द रेमुनरेशन। Point number 4, the insolvency professional shall within 7 days of his appointment as liquidator intimate the board. बोर्ड का मतलब क्या हुआ? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम IBBIB बोलते हैं। तो इंटीमेट करना बोर्ड को अबाउट सच अपॉइंटमेंट। जो नया व्यक्ति अपॉइंट हुआ है एज लिक्विडेटर, दैट मीन्स नया लिक्विडेटर है जो, उसे बोर्ड को बताना है विद इन 7 डेज। अब ये समय सीमा पहले 3 डेज होती थी, अमेंडमेंट करके इसे कर दिया गया है 7 डेज। तो विद इन 7 डेज जो नया लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है वो इंटीमेट कर देगा टू द बोर्ड, दैट मीन्स टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ आई बिलीव ये अमेंडमेंट भी क्लियर हो गई होगी। नाउ ये सारी अमेंडमेंट्स हमने कर ली हैं जो कि आप लोगों को शायद बहुत सिंपल लगी होंगी, ज़्यादा समय नहीं लगा अमेंडमेंट्स करने में। पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप इन अमेंडमेंट्स को और साथ ही साथ जो जो प्रोविजंस में नहीं हुई अमेंडमेंट उनको भी ज़रूर साथ साथ रिवाइज करें। रिवीजन करेंगे तो चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठी रहेंगी, याद रहेंगी। अदरवाइज एक डर आ जाएगा कि मैं चीज़ें भूल गया हूँ। तो जितना ज़्यादा हो सके और जितना फ्रीक्वेंटली हो सके रिवीजन करिए। एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। डू वेरी वेल इन एग्जाम्स एंड इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बाय बाय, टेक केयर।